हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जिसे हम ईपीए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ये आपका 1986 में लाया गया। और जो इन्वायरमेंट के ऊपर हजारस इफेक्ट्स, यानी कि जो इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे थे, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो रही थी और कंपनीज अपनी मनमानी कर रही थी, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर उन पे निगरानी रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एक्ट लाया, और वो था दैट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। अब फटाफट से हम जान लेते हैं कि आखिर ये एक्ट कहता क्या है और इस एक्ट में क्या क्या, इस एक्ट के तहत क्या क्या जो है राइट्स दिए गए गवर्नमेंट को, जिससे वो जो भी इंडस्ट्री है उसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर नॉर्म्स तय किए। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ईपीए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ईपीए। ठीक है। 1986 में। ठीक है। EPA was enacted in 1986. Its aim to provide the production and improvement of the environment, यानी कि इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज बनाए गए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन इट्स ऑल इट्स फॉर्म। मतलब कि इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत इन सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी पावर दी गई कि वो किसी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। EPA lies in the United Nations Conference on the Human Environmental Health at Stockholm in June 1972। देखिए, एक्चुअली EPA क्यों लाया गया? EPA के लाने के पीछे एक जो यूएन कॉन्फ्रेंस थी, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड to take the appropriate steps for the improvement of human environment। तो इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने यहाँ पर इस तहत साइन किए थे कि हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जरूरी लॉज लाएंगे, और उसी वजह से ईपीए लाया गया। अब ईपीए के जो सैलिएंट फीचर है, यानी जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं, वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ईपीए के लिए जो क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी गई हैं। Central government got the power to take all the such measures for purpose of protecting and improving the quality of improvement। मतलब कि इसमें जो मेन पावर दी गई है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द पोल्यूटेंट डिस्चार्ज, इसके अंदर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो जो है इन्वायरमेंट के पोल्यूटेंट को डिस्चार्ज करती है, एमिट करती है इन द एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड तय किए हैं, अगर उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में या उस स्टैंडर्ड से अपर लेवल पे जाके वो जो है पोल्यूटेंट इन डिस्चार्ज करती हैं, तो वहां पर कार्यवाही होगी। ठीक है। कंप्लाइंस विद द प्रोसीजरल सेफगार्ड, नो इंडिविजुअल परमिट टू हैंडल एनी हजार्डस सब्सटेंस विदाउट कंप्लाइंग विद द सेफगार्ड एज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर जो है, अगर हजार्डस सब्सटेंस को पर्टिकुलर सेफगार्ड के बिना या पर्टिकुलर नॉर्म्स को फुलफिल करे बिना यूज कर रही है कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, तो वहां पर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो कहीं ना कहीं एक जो है इलीगल एक्शन की तरह माना जाएगा। पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, अब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स डिसाइड किए हैं, कुछ पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट बनाया है, जो कि किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस पे जो है इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर एनालिस्ट बनाए गए हैं, यानी कुछ गवर्नमेंट एनालिस्ट जो हैं वो इनकी टाइम टू टाइम जांच करते हैं। A government analyst. A government analyst is appointed by the central government for analyzing the sample of air, water, soil and other substance sent to be recognized in environmental laboratory। मतलब जैसे कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर या एनालिस्ट भेजती है, और वहां पर वो एनालिस्ट जो होगा, यानी वो जो ऑफिसर होगा, वो वहां के एयर, वहां के वाटर और वहां के ऑयल सॉइल सैंपल लेगा और उनको जांच के लिए भेजेगा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्स इन लेबोरेटरी में। और वहां पर अगर वो नॉर्म्स के जो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं जो एक्ट के तहत बनाए गए हैं, अगर उस एक्ट में उस एक्ट के तहत जो बनाए गए प्रिस्क्राइब नॉर्म अगर वो उससे ज्यादा है, तो वहां पर जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट भेजेगा, और फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन करेगी।
Penalties for the offense, any offense under the EPA is punishable with the imprisonment up to the 5 years or fine up to the 1 lakh rupees और both। और इसके अगेंस्ट मतलब जो जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स तय किए हैं, अगर वो नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नहीं है तो 5 साल की सजा या 1 लाख रुपए पेनल्टी या दोनों भी हो सकता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ठीक है, एक्ट अच्छा बना दिया गया, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में कानूनों में लूप होल्स हैं। अब लूप होल क्या है? सबसे पहले कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो पावर दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले स्टेट गवर्नमेंट से जो है कोऑर्डिनेशन बिठाएगी। और यहाँ पर अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, हमारे देश में क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी अलग है और किसी स्टेट गवर्नमेंट में पार्टी अलग है तो कोई कोऑर्डिनेशन बैठ ही नहीं पाता। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल के पास पावर है लेकिन नो पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। इस एक्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया है या ये प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि जो सराउंडिंग की पब्लिक है या जो लोकल गवर्नमेंट है उस या लोकल जो पब्लिक है उसके उसमें अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, कैसे उसमें उस एनवायरनमेंट के लिए एम्पैथी, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए काम कैसे किया जाए, वो जुनून, वो कुछ ऐसे नॉर्म्स या एक्ट उसमें प्रोविजंस नहीं डाले गए हैं कि जो है गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो है जो लोकल लोग हैं वो उनमें ये जागरूकता फैले। वो चीज प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रिस्क्राइब्ड इसमें इन एक्ट्स में करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया, जो कि एक बड़ा ड्रॉबैक बनता है। इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ पोल्यूटेंट। देखिए बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो कि अभी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए ही नहीं है। जैसे नॉइज को वो नहीं मानती है पोल्यूशन, जबकि हम जानते हैं कि नॉइज एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है। अगर आप भी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अगर आप पूरे दिन भर बहुत तेज आवाज के साउंड को सुनते रहेंगे तो आपको ये मानिए कि फिर जो है 5-6 घंटे बाद जो है ऐसा लगेगा कि भाई अब बंद कर दो ये डीजे। ठीक है, बिकॉज ये आपकी मेमोरी को भी खराब करता है, ये आपके अटेंशन पावर को भी खराब करता है, ये आपकी हियरिंग कैपेसिटी को खराब करता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है। इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट, ओवरबर्डन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को खराब करता है, वो भी एक तरीके का पोल्यूटेंट है। एक रेडिएशन वेव्स जो सपोज दैट जो आपके मोबाइल टावर से निकल रही है, मोबाइल से निकल रही है, उसकी पर्टिकुलर रेंज तय होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ने ढंग से डिसाइड नहीं किए हुए। और क्यों? ये तो पर्टिकुलर उन पे एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट के साथ साथ जो मैंने आपके क्वेश्चंस देखे उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी था। वो भी मैंने सोचा कि इसमें एक्ट करना चाहिए ताकि आपको इससे रिलेटेड जानकारी भी मिले। तो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए 1972 में गवर्नमेंट ने फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ पास किया, दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 में लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया और WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया। नीड फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नीड क्या है? क्योंकि हमारे देश में इंडिया इज ए ट्रेजर फॉर द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। इंडिया के पास जो है मतलब हमारा देश वाकई एनरिच्ड है हर तरह की चीजों में, फ्लोरा एंड फोना में। तो ये देखिए कि जो है इंडिया के पास करीबन 40,000 टाइगर्स हुआ करते थे, लेकिन 1972 के आते आते ही केवल इतने बच गए, 1800 बच गए। तो मतलब कितना ड्रास्टिक जो है कमी आई है इनमें। तो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, डिक्रीज फ्लोरा एंड फोना में, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत बड़ा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस एक्ट को बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर बेस प्रोवाइड करती हैं कि गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब हमें कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है। अब जो है इस एक्ट के जो फीचर्स हैं वो हम बात कर लेते हैं। द एक्ट बस, इस एक्ट में जो हंटिंग है इंडेंजर्ड स्पीसीज की, इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब कि वो स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट के कगार पे खड़ी हैं, अब जो स्पीसीज अब खत्म होने के कगार पे हैं उनका हंटिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। उनकी ट्रेडिंग, शेड्यूल्ड एनिमल्स, जो कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स उनको शेड्यूल मतलब जो लिस्ट में है उनको आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर किसी एनिमल्स को आप ट्रेड करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं अपनी लिस्ट में, उसका सेल, ट्रांसफर और पोजेशंस लेने के लिए उसमें पर्टिकुलर लिस्ट है, उन्हीं का ही आप सेल ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज और नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको वो इलीगल माना जाएगा।
प्रमोट द एस्टेब्लिशमेंट, और इसके तहत गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और जो है रिजर्व, बायो रिजर्व पार्क जो है, बायो रिजर्व जो है वो बनाए, और उसकी वजह से काफी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हुई। अब इसके वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट जो WPA जो था, उसके तहत बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन जो कि 1973 में लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में एलिफेंट की संख्या में कमी को देखते हुए लॉन्च किया गया। ठीक है, अब जो है ठीक है, वो हम कहते हैं कि जैसे EPA में भी चैलेंजेस है, ऐसे ही WPA में भी चैलेंजेस है। WPA में क्या चैलेंजेस है? वही दिक्कत है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। लोग जो है वो अभी बहुत ज्यादा इस वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ठीक है, चल रहा है तो चलने दो, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इनको ये पूरा हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये क्या है, क्योंकि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है उनको काटा जा रहा है, यानी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। और फाइनली जब काटेंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट होगा, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा तो कहीं ना कहीं अब वो एनिमल्स खत्म होंगे, तो फाइनली हमारा जो वो है वाइल्ड लाइफ है उसको हम नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को तो नुकसान है ही सही। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आप इसी को ही आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, इतना ही इसको कर सकते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से जो है बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, और इसी वजह से गवर्नमेंट काफी रास्ते भी अपना रही है, बहुत सारी चीजें भी कर रही है, लेकिन फिर भी इलीगल ट्रेडिंग जारी है। अगर आपको अभी रिसेंट में मैंने एक ट्रेलर देखा था, पोचिंग या पोचर करके एक, नेटफ्लिक्स या कहीं पे ही उसका मैंने ट्रेलर देखा था। उसमें भी इलीगल जो हंटिंग्स होती है उसके बारे में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। मैंने पिक्चर तो नहीं देखी, बस ट्रेलर से मैं समझी हूँ कि यही उसमें हो रहा होगा। तो पोचिंग के अंदर, पोचिंग मतलब इलीगल हंटिंग को कहते हैं। तो वो जो चीज उस मूवी में जो बताया, जो जो ट्रेलर से मुझे समझ में आया कि कैसे इलीगल हंटिंग्स के थ्रू जो है एनिमल्स को मारा जा रहा है, और सिर्फ उनके सींगों के लिए, उनके नेल्स के लिए, उनके स्किन के लिए बहुत बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, तो दैट इज नॉट गुड enough now। इसके बाद जो है वही कोऑर्डिनेशन की जो कमी है, कोऑर्डिनेशन की तो कमी है ही सही। गवर्नमेंट एजेंसीज, पुलिस, कस्टम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब कोई कार्रवाई करनी होती है तो इन सब डिपार्टमेंट को आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी, ये एक बड़ा ड्रॉबैक बनता है। लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट पार्टिसिपेशन, तो लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, या ये कह दीजिए कि आज का इंसान अपने डे टू डे लाइफ की पजल परेशानी में इतना पजल्ड है कि उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है तो मरे। बिल्कुल, ये हर किसी के साथ है। मैं ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत जागरूक हूँ या वो है, तो हर कोई ही भी कहीं ना कहीं इससे सफर्ड है। और वो जो लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स में कमी लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पे मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको समझाऊं कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने कुछ मैसेज आपको पहुंचाया भी है और इस टॉपिक को भी क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।